हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आरती मिश्रा आप सबका साइंस सर्किट चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आप लोग कैसे हो? होप सो आप लोग ठीक होगे। तो हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रिसिटी। अभी हम कौन सा टॉपिक कवर करने जा रहे हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट सिंबल। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, बताओ जरा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट सिंबल, ओम्स लॉ, वी.आई. ग्राफ और क्या ओम्स लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट सिंबल से। तो इलेक्ट्रिक सर्किट आप लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक सर्किट में होता क्या है? बैटरी, बल्ब, की, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से सर्किट कंप्लीट होता है और बल्ब हमारा ऑन होता है, करंट ईजिली पास होता है। तो उसके सिंबल्स कैसे होते हैं ये आप इस वीडियो में पढ़ेंगे, इस टॉपिक में कवर करेंगे। चलिए देखते हैं। सेल का कैसा होता है? एक ये बड़ी डंडी होती है, एक छोटी डंडी। एक बड़ी डंडी क्या होती है? पॉजिटिव चार्ज, और ये छोटी वाली डंडी नेगेटिव चार्ज। जब ये एक ही हो तो क्या कहेंगे हम इसको? सेल। अगर बैटरी किसे कहेंगे? अगर ढेर सारे सेल मिलके 3-4 सेल एक साथ मिलके क्या बनाते हैं? बैटरी। दो भी होंगे तो भी हम उसे कहेंगे बैटरी। लाइट बल्ब कैसा होता है? इस तरह का। ये क्या है हमारा? लाइट बल्ब। मोटर आपके एग्जाम में आएगा नहीं, आपके एनसीईआरटी में है भी नहीं। स्विच किसे कहते हैं? जब हम बटन ऑन ऑफ करते हैं, जब हम बटन को ऑफ करते हैं तो हमारा सर्किट कैसा हो जाता है? इधर देखिए, कुछ इस तरह का हो जाता है, ऊपर उठ जाता है, यहाँ से ऊपर उठ जाता है। तो ये हमारे इसका मतलब कि हमारा सर्किट ऑफ है और करंट पास नहीं हो रहा है। और अगर सर्किट हमारा क्लोज है तो कैसा होगा? साइन इसका इस तरह का, एक लाइन, एक सिंपल सा लाइन। तो इसका मतलब कि हमारा क्लोज है, इसमें करंट पास हो रहा है। यही होता है ऑन और ऑफ। ये हमारा ऑन कहेंगे इसको हम, और ये हमारा ऑफ। ये है फ्यूज, जो कि आपके एनसीईआरटी में है नहीं। एमीटर कैसा होता है? हमने अभी पढ़ा था एमीटर में कि इस तरह का सिंबल होता है एमीटर का। वोल्ट का क्या होता है? इस तरह का सिंबल होता है वोल्ट मीटर का। रेजिस्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी इस चैप्टर को, इस टॉपिक को हम कवर भी करेंगे ओम्स लॉ के बाद। पहले देखते हैं रेजिस्टर कैसा होता है। इसका सिंबल कुछ इस तरह का, इस तरह का, ऐसे ऐसे ऐसे, कुछ इस तरह का सिंबल होता है रजिस्टर का। रजिस्टर के बारे में मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ आपको कि होता क्या है। ये करंट जब पास होता है इसकी स्पीड को कम ज़्यादा करता है। किसका काम है इसका? रजिस्टर का। ज़्यादा तो नहीं करता, कम करता है, उसको रेजिस्ट करता है। रजिस्टर मतलब रोकना। तो वही काम होता है किसका? रजिस्टर का। ग्राउंड कनेक्शन किस तरह का होता है? ऐसे ऐसे, ये एक लाइन और एक, उसके बाद छोटी लाइन, फिर उससे छोटी लाइन, फिर उससे छोटी लाइन। ये हमारा किसका साइन है? ग्राउंड कनेक्शन का। ये है इलेक्ट्रिक सर्किट सिंबल्स। तो अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ने जा रहे हैं? ओम्स लॉ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओम्स लॉ पढ़ने से पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर देना चाहती हूँ, पहले उससे समझिएगा। सपोज दैट ये हमारा एक बीकर है या कंटेनर है। वो किससे भरा है? पानी से भरा है, ठीक है। ये पूरा पानी से भरा है और इसे हम डिवाइड कर देते हैं 3 पार्ट में। पहला पार्ट क्या है? लो प्रेशर, और ये वाटर कर देते हैं, और ये हमारा हाई प्रेशर। और यहाँ से जब हमने होल कर दिया, तो यहाँ इसका जो जेट है, जो धार है, वो कैसे जाएगी? इस तरह का जाएगी। ओके। वाटर का किस तरह का जाएगी? थोड़ा सा और आगे जाएगी। और ये नीचे वाले का किस तरह का जाएगी? थोड़ा और स्पीड में जाएगी। तो ये हमारा वीकेस्ट जेट है और ये स्ट्रॉन्गेस्ट जेट। ऐसा क्यों? क्योंकि इस पे प्रेशर किसी का भी नहीं पड़ रहा है। ऊपर कोई प्रेशर पड़ रहा है इस पे? ये ए पार्ट पे कोई प्रेशर पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। तो ये लो प्रेशर है, जिसकी वजह से इसका जेट कैसा होगा? वीक होगा। ये इसका स्पीड कैसा होगा? कम होगा। और ये हायर प्रेशर, इसका स्पीड कैसा होगा? इसका स्पीड ज़्यादा होगा। ऐसा क्यों? चलिए समझते हैं। ये ए पार्ट पे किसी का प्रेशर लग रहा है? नहीं, किसी का भी प्रेशर नहीं लग रहा है। तो जब प्रेशर नहीं लगेगा तो स्पीड ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। बी पार्ट में देखते हैं हम, इसमें किसी का प्रेशर लग रहा है? हाँ,
ए का लग रहा है प्रेशर इस पे, तो इससे थोड़ा और भी ज़्यादा स्पीड में इसका जेट, इसका धार बहेगा, पानी बहेगा। और सी पार्ट में देखते हैं, ये हाई प्रेशर है, इसके ऊपर किसका प्रेशर पड़ रहा है, इसके ऊपर 2 लोगों का प्रेशर पड़ रहा है। जब 2 लोगों का प्रेशर पड़ेगा तो स्पीड और भी ज़्यादा हो जाएगी। जब इसे हम होल्ड करेंगे तो इसका जेट का स्ट्रीम, इसमें जो जेट है, इसमें जो वाटर है वो तेजी से फ्लो करेगा, स्पीड में फ्लो करेगा। तो आपको समझ में आया किसका मतलब? इसका मतलब प्रेशर ज़्यादा तो स्पीड भी ज़्यादा। ओके, सपोज दैट प्रेशर का क्या होता है SI यूनिट, सब लोग ने 8th क्लास में पढ़ा था ये, इसका होता है पास्कल। तो लो प्रेशर ए पार्ट का हम देखते हैं, सपोज दैट ये 5 पास्कल है, ये 10 पास्कल है और ये 15 पास्कल, ये 15 पास्कल, ठीक है। और ये बाहर का कितना पास्कल है प्रेशर, बाहर का कोई प्रेशर लग रहा है नहीं, तो बाहर का हम मान लेंगे ये 0 पास्कल। तो इनके बीच का हम डिफरेंस निकालेंगे, 5 माइनस 0 ए पार्ट का कितना आएगा डिफरेंस, इसका 5 पास्कल ही आएगा। वाटर का देखते हैं हम, 10 पास्कल, अंदर का कितना प्रेशर है 10 है, और बाहर का 0 है, तो इसका भी कितना आएगा प्रेशर 10 पास्कल। इसका 15 पास्कल है, तो इसका कितना आएगा प्रेशर 15 पास्कल। तो इसका मतलब कि स्पीड, तो ए पार्ट का क्या होगा 5 पास्कल, बी पार्ट का 10 पास्कल, 15 पार्ट का 15 पास्कल, सी पार्ट का 15 पास्कल। तो इसका मतलब जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो स्पीड ज़्यादा होगी। फ्लो ऑफ वाटर, तो क्या होगा, फ्लो ऑफ वाटर रहेगा, तो इसका मतलब प्रेशर डिफरेंस इसमें ज़्यादा है, प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा तो वाटर का फ्लो होगा। अगर फ्लो ऑफ करंट होगा तो सेम एज, अगर हम करंट की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, तो फ्लो ऑफ करंट में क्या ज़्यादा रहेगा, कुछ ज़्यादा नहीं रहेगा, डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा तो करंट का फ्लो भी ज़्यादा होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस करंट में ज़्यादा हुआ तो करंट का फ्लो भी ज़्यादा होगा। जैसे प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा था उस तरह से वाटर का फ्लो भी ज़्यादा था, स्पीड ज़्यादा थी, सेम एज पोटेंशियल डिफरेंस में होता है। जब पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा तो करंट का फ्लो भी ज़्यादा होगा। तो चलिए अब हम मूव करते हैं ओम्स लॉ पे। ओम्स लॉ, दिस लॉ इज गिवन बाय जर्मन फिजिस्ट जॉर्ज साइमन ओम। ये लॉ को किसने दिया था, ओम्स जी ने दिया था, जॉर्ज साइमन ओम्स उनका नाम था। कब दिया था, इन द ईयर 1827 में। ओम्स लॉ क्या बताता है, रिलेशनशिप बताता है किसके किसके बीच में, करंट पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। जैसे मैंने अभी बताया था आपको, जब पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा तो करंट का फ्लो भी ज़्यादा होगा, ठीक है। इट गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन करंट I flowing in a metallic wire and potential difference V across its terminal। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में रिलेशनशिप बताता है ओम्स लॉ। तो लेकिन इन्होंने कहा क्या था, चलिए वो देखते हैं हम। ओम्स लॉ स्टेट दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट ऑफ अ मेटालिक कंडक्टर। इन्होंने क्या बोला, इस लॉ में क्या बोला गया था, पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में, 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अगर किसी भी मेटालिक कंडक्टर में हो रहा है, करंट पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है किसी भी मेटलिक कंडक्टर में, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किससे, चलिए देखते हैं, टू द करंट पासिंग थ्रू इट। जो करंट पास हो रहा है वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है किससे, पोटेंशियल डिफरेंस। जब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा हुआ तो करंट ज़्यादा, पोटेंशियल डिफरेंस कम हुआ तो करंट कम। लेकिन एक लिमिटेशन है, प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, ना हाई होना चाहिए ना लो होना चाहिए। ये है लिमिटेशन ओम्स लॉ के। हम आगे पढ़ेंगे इसको। तो इसका मतलब इधर आप देखिए, V प्रोपोर्शनल किसके, I के, तो हम इसको इस तरह के भी लिख सकते हैं, V इक्वल टू, जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो क्या ऐड हो जाएगा इसमें, रेजिस्टेंस। ओके, इसका मतलब कि रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, है ना। लेकिन हम इसको इस तरह का भी लिख सकते हैं, V इक्वल टू IR। R हमारा क्या है, कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के बाद हम K ये सब कांस्टेंट लगाते हैं तो R क्या हमारा कांस्टेंट है।
हम इसको इस तरह का भी लिख सकते हैं, I इक्वल टू V अपॉन R, इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसका मतलब जब करंट ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस हमारा कम हो जाएगा। इसका मतलब रेजिस्टेंस वहाँ पे कम लगा है, रेजिस्टेंस वहाँ पे कम है। अगर करंट कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा लगा है, जिसकी वजह से करंट का फ्लो कम हो गया है। ओके, समझ में आया आप लोग को ओम्स लॉ? चलिए तो हम कुछ लिमिटेशन इसका पढ़ते हैं। लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में लिमिटेशन ये है कि इन्होंने ये कहा कि टेम्परेचर और फिजिकल स्टेट कांस्टेंट होना चाहिए, तभी ये ओम्स लॉ अप्लाई होगा। तो ऐसा तो है नहीं, कभी कभी टेम्परेचर कितना ज़्यादा हो जाता है, कितनी गर्मी पड़ने लगती है, तो उस टाइम क्या होगा। तो इसलिए सही चीज़ें लिमिटेशन में है। सपोज दैट अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी तो करंट का फ्लो और भी ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन और भी तेज़ी से मूव करेंगे, तब तो यहाँ तो ओम्स लॉ तो फेल हो गया। और सेकंड क्या बोला है, ओम्स लॉ इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ। ओम्स जी ने क्या बोला कि हमारे जो लॉ है वो यूनिवर्सल लॉ है, लेकिन लिमिटेशन ये है कि कोई भी लॉ यूनिवर्सल हो ही नहीं सकता है, कुछ ना कुछ चेंजेस हमेशा आते रहते हैं। तो ओम्स लॉ क्या है, नॉट अ यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल लॉ नहीं है। ये है कुछ लिमिटेशन। चलिए मूव करते हैं हम वी आई ग्राफ पे। चलिए तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम देखेंगे ओम्स लॉ का वी आई ग्राफ। वी आई क्या है, वी से पोटेंशियल और आई से करंट। तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आपने ये फॉर्मूला तो देखा होगा। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब इसको ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फिर हमने फॉर्मूला भी पढ़ा था, V इक्वल टू IR। तो ये हमारा y एक्सिस पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, और x एक्सिस पे क्या है, करंट है, और ये क्या है, ये हमारा स्लोप है, रेजिस्टेंस। अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना हो तो इस ग्राफ की हेल्प से आप इजीली निकाल सकते हो। तो ये था वी आई ग्राफ, जो कि इसके क्वेश्चंस भी आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो इसके सारे क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। अब हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ अ 1 ओम। 1 ओम जानने से पहले आपको पढ़ना होगा रेजिस्टेंस। 1 ओम को जानने के लिए डेफिनेशन ऑफ अ 1 ओम, जो कि एनसीईआरटी का फेवरेट क्वेश्चन है, और इसे जानने के लिए आपको सबसे पहले पढ़ना होगा रेजिस्टेंस। पहले हम समझते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस को हम आर से डिनोट करते हैं। रेजिस्टेंस का काम है करंट के फ्लो को कम करना, रेजिस्ट करना, इसे कहते हैं रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या है, ओम। एसआई यूनिट ओम। और रेजिस्टेंस क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर दैट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, जो करंट के फ्लो को रेजिस्ट करे। कहाँ पे, ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस, ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस। ये है रेजिस्टेंस। इसकी एसआई यूनिट होती है ओम। इस तरह से हम डिनोट करते हैं। मैं इसे इरेज कर देती हूँ, फिर हम पढ़ते हैं 1 ओम की डेफिनेशन। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं 1 ओम का डेफिनेशन क्या होता है। फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू IR, है ना। इसका मतलब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, V अपॉन I इक्वल टू R। इसका मतलब क्या है, जब कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ मूव करता है, कंडक्टर में मूव करता है 1 वोल्ट का। चलिए मैं पहले डेफिनेशन लिख देती हूँ। इफ द पोटेंशियल difference across a conductor is 1 वोल्ट। अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर के अक्रॉस मूव करेगा
तो क्या होगा, थ्रू 1 वोल्ट एंड द current of 1 ampere, current flowing, how much current flowing through it is 1 ampere. कितना एम्पियर, 1 एम्पियर. तो the resistance of the conductor is 1 ohm. कितना, हाँ 1 ohm. If the potential difference across a conductor, अगर कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर के अक्रॉस मूव करे, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो किसी भी कंडक्टर में, अगर करंट फ्लो हो रहा है, और क्या होगा, करंट फ्लो होगा 1 एम्पियर का, तो जो रेजिस्टेंस कहलाएगा वो 1 ओम का हमारा रेजिस्टेंस होगा. इसको हम फॉर्मूला के थ्रू भी देख सकते हैं. 1 ओम इक्वल टू व्हाट, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर. अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी कंडक्टर में होगा, तो जो उसमें करंट 1 एम्पियर का फ्लो करेगा, तो जो रेजिस्ट करेगा उस करंट को, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, जो रेजिस्टेंस होगा उस कंडक्टर का, उसे हम 1 ओम कहेंगे. ओके, तो यही है 1 ओम. आप इसे लर्न कर लीजिएगा. तो आज के लिए इतना ही. अब हम नेक्स्ट वीडियो में ओम्स लॉ पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ओम्स लॉ एंड वीआई ग्राफ. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.